Hello everyone, welcome to my first video on this YouTube channel. आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम में ईंटें, मनके तथा अस्थियां को समझेंगे, जिसमें टोटल 11 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम 4 मेन टॉपिक्स इस 11 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे, वो भी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के है ना मज़ेदार। और हाँ, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक नोटिस हो या फिर अपनी तरफ से कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं फिर अपने चैप्टर की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहले आरंभ से, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी वहां पर कई संस्कृतियां अस्तित्व में रह चुकी थी और वे संस्कृतियां संबद्ध थी अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से, यानी किसी सभ्यता या काल की मिट्टी के बर्तनों की खास पहचान, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह बर्तन किस संस्कृति, समय और क्षेत्र से जुड़ा है। और इन्हीं से संबंधित हमें कृषि, पशुपालन एवं शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियां आमतौर पर छोटी ही हुआ करती थीं और बड़े आकार की संरचनाएं ना के बराबर देखने को मिलती थीं। कुछ ऐसे स्थल पर जहां हमें इलाकों में जलाए जाने के संकेत और कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने के संकेत आमतौर पर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था, यानी रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो है निर्वाह के तरीके। इस विषय में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के रहन सहन और उन लोगों के जीवन जीने के तरीके के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हड़प्पा निवासियों के खान पान से। तो आमतौर पर हड़प्पा निवासी पेड़ और पौधे से प्राप्त भोजन करते थे और जानवर, जिसमें मछली शामिल है, से अपना पेट भरा करते थे। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के एक्सपर्ट्स यानी पुरावनस्पतिज्ञों के अध्ययन से पता चला कि हड़प्पा स्थलों से गेहूं, जौ, दालें, सफ़ेद चना एवं तिल के कुछ अनाज प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ अनाज किसी विशिष्ट क्षेत्र से मिलते हैं, जैसे गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने मिलते हैं और चावल के दाने कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली कुछ जानवरों की हड्डियां, जिनके अध्ययन से पता चलता है कि वे जानवर पालतू थे, में शामिल हैं भेड़, बकरियां, भैंस तथा पिग जैसे कुछ जानवर। और रही बात जंगली जानवरों की, तो उनमें शामिल है वरा, हिरण तथा घड़ियाल। साथ ही में कुछ पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खुद इनका शिकार करते थे या फिर अन्य आखेटक समूहों से इनका मीट प्राप्त करते थे। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त है। तो ये बात तो साफ हो गई कि अगर वहाँ पर इतने अनाज के दाने पाए गए हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कृषि की जाती होगी, लेकिन वास्तविक कृषि विधियाँ जान पाना थोड़ा मुश्किल है। पुरातत्वविदों का मानना है कि खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग होता था। चोलिस्तान और बनावली यानी आज के हरियाणा में हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। आज के राजस्थान यानी उस समय के कालीबंगन में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। खेत को जोतने के लिए हल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक ही समय 2 अलग अलग फसलों को उगाना संभव था। पुरातत्वविद ने फसलों की कटाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाले पदार्थों को पहचानने की कोशिश की है, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या हड़प्पा के रहने वाले लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आधे से ज्यादा हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पॉसिबिलिटी है कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में स्थित शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थलों से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंचाई के लिए कुएं का पानी उपयोग में लाया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा यानी आज के गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, जो है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। ऐसा कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू वहां शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में गहराई से समझते हैं। मोहनजोदड़ो अपने वक्त का सबसे प्रसिद्ध स्थल था। बस्तियां 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक छोटा हिस्सा जो ऊंचाई पर बनाया गया था, वहीं दूसरी और एक बड़ा हिस्सा जो नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने ऊंचे हिस्से को दुर्ग और निचले हिस्से को निचला शहर नाम देना ज्यादा बेहतर समझा। दुर्ग की ऊंचाई का कारण उसकी संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना होना था। दुर्ग और निचले शहर को दीवारों से घेरा गया था ताकि दोनों बस्तियों को अलग दिखाया जा सके। इसके साथ ही कई भवन निर्माण चबूतरों पर किया गया था जो नींव का काम करते थे। ऐसा दावा किया जाता है कि शायद एक मजदूर एक दिन में सिर्फ 1 घनिया मिट्टी ढोता होगा, जिस हिसाब से मात्र आधारों को बनाने के लिए कम से कम 40 लाख मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए।
एक बार चबूतरे बनने के बाद सारे शहर के भवन निर्माण कार्य वहीं पर किए जाते थे। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पहले बस्ती बनाने की प्लानिंग होती थी, फिर उस प्लान पर काम होता था। उन योजनाओं में ईंटें भी शामिल थी, जिन्हें भले ही धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर तैयार किया जाता हो, लेकिन सारी ईंटें एक ही अनुपात की होती थी और सारी हड़प्पा बस्तियों में इसी तरह की ईंटें उपयोग होती थी। अब ध्यान देते हैं टॉपिक 3.1 पर, जो है नालों का निर्माण। अगर बात करें हड़प्पा की विशेषताओं की, तो उनमें से एक है वहाँ की जल निकास प्रणाली। अगर आप निचले शहर के मैप को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जहाँ तक हम लोग जान पाए हैं, ऐसा लगता है कि शायद गलियों और नालियों को एक साथ बनाया गया था और बाद में आवासों का निर्माण किया गया था। अगर घर के गंदे पानी को बाहर की नालियों से जोड़ना था तो ये ज़रूरी था कि कम से कम घर की एक दीवार गली से सटी हो। और ये टॉपिक तो बड़ा छोटू सा था ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ पर एक रोचक बात यह भी है कि लोगों को अपनी एकांतता को महत्व देना पसंद था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। इसके साथ ही मुख्य द्वार से सीधा आंतरिक भाग तथा आंगन का अवलोकन नहीं हो सकता था। हर घर का अपना एक स्नान घर होता था, जो ईंटों के फर्श वाला होता था, जिनकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों से मिली हुई थी। कुछ घरों में तल पर या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे, जो ऐसी जगह पर बनाए गए थे जहां बाहर से आया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुमान के अनुसार कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। फाइनली इस टॉपिक से रिलेटेड बस लास्ट पार्ट बचा है। इस पार्ट में हम उसी ऊंची बस्ती के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, जो दुर्ग थी। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका उपयोग शायद सामाजिक था। इनमें से एक था माल गोदाम, जिनके सिर्फ ईंटों से बने निचले हिस्से बचे हैं। लकड़ी के बने ऊपरी हिस्से कब के गायब हो गए। इसके साथ ही विशाल स्नान घर, जो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था। अगर नीचे तल तक जाना हो तो इसके उत्तरी और दक्षिणी ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। किनारों में ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे से जलबद्ध किया था, ताकि पानी बाहर ना जा सके। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय का पानी बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानघर थे। हर स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ बने एक नाले में मिल जाती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का साफ संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो अब जाकर हम कह सकते हैं कि हम बढ़ रहे हैं 4th टॉपिक की तरफ, जो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शवाधान। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या किसी तरह की सामाजिक या आर्थिक भिन्नताएं थी, कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक है शवाधानों का अध्ययन। आप मिस्र के पिरामिड से तो परिचित होंगे, जिनमें से कुछ हड़प्पा के समकालीन थे। इनमें कुछ पिरामिड राज के शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधानों गर्तों की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ स्थानों पर गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर इशारा करती हैं? कहना मुश्किल है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर इशारा करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता था। पुरुष और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं।
1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब हम चलेंगे इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें हम टॉपिक 4.2 को डिटेल में समझेंगे। विलासिता की वस्तुओं की खोज एक और विधि है जिससे सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं को पहचाना जा सकता है। पुरावस्तुओं का अध्ययन। पुरातत्व जिन्हें मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले हिस्से में रोज काम में आने वाली वस्तुएं शामिल है जिन्हें पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियां, मृद भांड, सुइयां तथा झावा जैसी वस्तुएं शामिल। इन वस्तुओं को नॉर्मली बस्तियों में हर जगह पाया गया है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो महंगी, दुर्लभ अथवा जटिल तकनीकों से बनाया गया हो। फायांस, जिसके पात्रों को घिसी हुई रेत, बालू, रंगों तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, बनाना मुश्किल था। सिचुएशन तब और जटिल हो जाती है जब रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे तकलिया, फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में कर सकते हैं? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के विवरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है और छोटी बस्तियों में ना के बराबर पाई गई। फॉर इंस्टेंस, फायांस से बने छोटे लघु पात्र जो सुगंधित द्रव्य के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आधे से ज्यादा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा आज की तरह कीमती था जो हड़प्पा स्थलों से मिले स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में।